2023 को फिर आई जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के। प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा मैं नहीं सुनूंगा, वकील की तो कोई गलती नहीं थी। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि भैया क्यों नहीं सुने आप, कौन सुन रहे आप, तो बात तो जरूर होगी ना, वो खास बात होगी जो हमें मालूम नहीं। लेकिन जो वहां गया है, जिसने याचिका डाली है, उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों नहीं जज साहब मेरी बात सुन रहे। फिर 18 अगस्त 2023 आई अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी के। फिर वो 5 सितंबर 2023 को आई। इस बीच में क्या हुआ कि एक हियरिंग में, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, एक हियरिंग में जुलाई में एडजर्नमेंट मांगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने स्वास्थ्य की वजह से, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जब 5 सितंबर को आई 2023 को, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 370 की बहस हो रही थी, तो मैंने एडजर्नमेंट मांगी। केवल 2 बार एडजर्नमेंट मांगी और आरोप लगाया क्या कि हमने 7 बार मांगी। आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद फिर आई ये 12 अक्टूबर 2023 को बेला त्रिवेदी जी के सामने और दीपांकर दत्ता साहब के। फिर 29/11/2023, फिर 10 जनवरी 2024, फिर 24 जनवरी 2024। इस बीच रिट पिटिशन फाइल हो गई चैलेंजिंग सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए। हमने कहा कि जो धारा 15 है यूएपीए की, वो असंवैधानिक है, तो वो इकट्ठी मैटर हो गए। और फिर हमने तय किया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमें बेल नहीं मिलेगी, हमारा अपना राय थी वो, तो वकीलों ने तय किया और फिर क्लाइंट ने भी तय किया कि ठीक है, हम हाई कोर्ट जाते हैं, नए सिरे से हम बेल मांगते हैं। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, हम नए सिरे से हाई कोर्ट गए और कैसे वहाँ 410 दिन लगे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ वकील को दोषी ठहराया जा रहा है, और अगर कोर्ट सालों साल फैसला नहीं करे तो दोषी हम हैं। तो ये सूरत हाल है कोर्ट्स का। अगर आप बेल नहीं देना चाहते तो खारिज कर दीजिए। आपको 20-30 सुनवाई करने की क्या ज़रूरत है, सालों साल बिताने की क्या ज़रूरत है। और ये मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगता है, और क्या ये क्या था, ये एक प्रोटेस्ट था ना, सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट था ना। और उमर खालिद के खिलाफ क्या है, मैं कोई मेरिट्स पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि भिवंडी में, मुंबई में उन्हें कोई भाषण दिया, और जो दिल्ली में राइट्स हुए आपको मालूम है, वो जनवरी 2023 23 जनवरी 2020 और 25 जनवरी तक नॉर्थ ईस्ट में हुआ। वो तो यहाँ नहीं थे, वो थे ही नहीं। स्पीच तो उनकी मुंबई में हुई जनवरी में। तो फिर भी उनको 5 साल हो गए बेल नहीं मिल रही, ठीक है। अब वो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं यूएपी के अंदर, बाकी एनआईए और बाकी भी 302 वगैरह वगैरह भी कानून के अंतर्गत प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। लेकिन जो मामला है हमारे सामने वो यूएपीए का है, क्योंकि वो स्पीच इनके मुताबिक टेररिस्ट एक्ट कहलाया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा, उस स्पीच के द्वारा इन्होंने कोई ऐसे फैसले किए कि आने वाले दिनों में हम हिंसा को बढ़ाएंगे। ये
का आरोप है। और टेररिस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन है वो यूँ है कि अगर आप बम का इस्तेमाल करो, किसी को कत्ल कर दो, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करो, किसी को कत्ल कर दो, ये तो आरोप नहीं है। या किसी को मार दो खुद, ये भी आरोप नहीं है। या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को उसको पूरे तरह से डैमेज कर दो, यही करने के लिए कि एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे हिंसा बढ़े, वो भी आरोप नहीं है। और जो असेंशियल सप्लाईज हैं हमारी बिजली की, उसको रोकने की कोशिश करो, ये भी आरोप नहीं है। और जो हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसी में डिस्टेबलाइज करने को करो, ये भी आरोप नहीं है। और अगर हम अपनी क्रिमिनल फोर्स से, दैट इज अपनी ताकत से अपने देश के सामने एक ऐसी माहौल बनाएं कि हम देश की जो अखंडता है उसके ऊपर एक आक्रमण करें, तो वो भी आरोप नहीं है। और किसी को किडनैप करो तो वो भी आरोप नहीं है। तो यहाँ लिखा है धारा 15 में, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी अदर एक्ट, मतलब कि इसमें तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। लेकिन एनी अदर एक्ट का क्या मतलब हुआ कि मैंने भिवंडी में स्पीच दी और स्पीच के अंतर्गत एक ऐसा माहौल करने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में हिंसा हो जाए। ये है आरोप। उसके लिए 5 साल अंदर। एक मिनट रुक जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सवाल पूछना, ठीक है ना। तो ये 120B में उन्होंने कहा कि साहब आप साजिश कर रहे थे, ठीक है। कोई इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं। चलिए छोड़िए इस बात को। फिर इसकी सज़ा भी है, लाइफ भी, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, ठीक है। अब बेल इनको नहीं मिली, 5 साल होने वाले हैं। तो मैं आपको अब सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले बताता हूं, ठीक है, कि अपने ही फैसले का उल्लंघन करते हैं। ये देखिए, अतर परवेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें वो हिरासत में थे, जो भी वहाँ आरोपी थे, 2 साल और 4 महीने बेल मिली UAPA में, बेल मिली। फिर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, शोमा कांति सेन वर्सेस स्टेट 2024 6 SCC 591। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, 6 साल में रहा वो अंदर, जेल मिली। फिर बसीरतुल ऐन वर्सेस NIA, ये जम्मू कश्मीर का फैसला है, 18 सेक्शन 18 एंड 19 ऑफ द UAPA, बेल मिली। फिर इंदिरा मोहन बोरा वर्सेस NIA 4 साल 7 महीने UAPA, बेल मिली। फिर चंदीप सिंह वर्सेस NIA 2023 ऑनलाइन पंजाब एंड हरियाणा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट और UAPA, बेल मिली। देन जहीर हक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8 साल अंदर थे, उनको बेल मिली। फिर ये 2 उदाहरण छोड़ दीजिए, आगे आइए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नजीब 5 साल, बेल मिली। और एंजेला हरीश सोनताके वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का 2021 3 SCC 723, बेल मिली 5 साल में। तो ये तो उदाहरण हो गए आपके सामने जहाँ बेल मिलती है। और इन मैटर्स में कई बार चार्जेस भी फ्रेम हो गए। इस केस में तो चार्जेस भी नहीं फ्रेम हुए, अभी तो उसी पे बहस चल रही है। और जज साहब कहते हैं कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यही जज साहब कहते हैं ना कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के लिए भी अच्छा है, स्टेट जो प्रोसिक्यूट कर रही है, और हम लोगों के भी अच्छा है कि हम कुछ और साल अंदर रहें।
ताकि हमारे 10 साल ऐसे ही हम अंदर जाकर, और मैं आपको आज विश्वास से कहना चाहता हूं, जब इसका ट्रायल होगा, अगर होगा, तो ये सब बरी होंगे। ये साजिश आपके सामने आ जाएगी। 53 लोग मारे गए, उसमें से 2/3 तो एक कम्युनिटी के थे, ठीक है ना। और जो मंत्री लोग और जो भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण, उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई शुरू हुई? और जिस जज ने कहा कि उनके ऊपर आप FIR क्यों नहीं कर रहे, उसका तबादला कर दिया। ये तो सूरत हाल है जुडिशरी का और सरकार का। तो कहां कोई जाए और क्या उम्मीद रखे? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारे राजनीतिक दल है ना, ये भी इन्हें मुद्दे नहीं उठाते, क्योंकि समझते हैं कि इनको शायद राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। तो कहां जा रहा है हमारा लोकतंत्र? सही बात हम करेंगे नहीं, गलत बात हो रही है, सरेआम गलत बात हो रही है, आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? और हमारे वकील लोग भी चुप हैं, मिडिल क्लास के लोग भी चुप हैं, सोसाइटी भी चुप है। और एक जज साहब कहते हैं कि हमारी वजह से इनको बेल नहीं मिली। रियलिटी तो ये है, मैं आपको सच बात बताऊं, कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट का के वो है प्रोसीजर है कि जिस जज के आगे लगे, पहले जज के आगे थे जस्टिस बोपन्ना एंड हेमा कोहली, ठीक है ना, वो मैटर हेमा कोहली के पास जाना चाहिए था। कि उसके बाद थे जस्टिस बोपन्ना एंड सुंदरेश। सुंदरेश के पास के जा सकता था, वैसे तो हेमा कोहली के पास जाना चाहिए था। फिर बोपन्ना एंड बीरा त्रिवेदी, तो गया किसी और जज के पास। तो ये फैसला कौन करता है? चीफ जस्टिस साहब। और आरोप हम पे लगता है। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो हमारे जज साहब बैठे हुए हैं हाई कोर्ट्स में, हमारे हिसाब से ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश के प्रति भावना रखेगा कि देश की अखंडता के आक्रमण करेगा, तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे, इन लोगों के साथ नहीं। लेकिन बेकसूरों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि CAA का विरोध हुआ, चक्का जाम हुआ, जाफराबाद में हुआ। और एक बात और आपको बता दूं, ये सारी जो हो रहा था उस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, इसकी सारी वीडियोग्राफी पुलिस के पास है, हर चीज़ की वीडियोग्राफी। और जो आरोपी हैं वो मांग रहे हैं कि सारी वीडियोग्राफी हमें दो और कोर्ट में रखो और सबको दिखाओ, पता चल जाएगा किसने हिंसा की और किसने नहीं की। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो बात नहीं मान रही कि हम नहीं दिखाएंगे वीडियोग्राफी। तो लोगों के आप हिरासत में रखे रहोगे। लेकिन फिर भी जिंदगी उम्मीद पे कायम है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें मालूम है कि हमारी सुनवाई होगी। Basically, they are saying that it's a larger conspiracy which was being planned out at that point in time, and that is the only reason why UAPA has been imposed against तो them. क्या लॉजिक कंस्पिरेसी थी? इनका क्या योगदान था? इन्होंने क्या किया है कि इनके पास कोई ऐसे बयान तो है नहीं। इन्होंने किसी प्रोटेक्टेड बिजनेसेस के विटनेस बयान दिए 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने। वो कहते हैं वो प्रोटेक्टेड बिजनेसेस विटनेसेस हैं, उनके बयान हम आपको दिखाएंगे नहीं।
तो उनके बयान आप दिखाओगे नहीं, तो हम कैसे बहस करेंगे? और कोर्ट कहेगी नहीं आपको नहीं दिखाते, तो हम बहस कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चार्जशीट फाइल होती है ये केवल एक एजेंसी का ओपिनियन है, ये कोई प्रूफ की चीज़ नहीं है। तो आप अगर चार्जशीट को प्रूफ मानने लगो तो फिर तो किसी को बेल मिलेगी ही नहीं। सर जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात चल रही थी, अमरावती में जो स्पीच दी गई, तो तब ये वही बात बोली गई कोर्ट में जाने एजेंसी के द्वारा कि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, कुछ तो बताइए ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या है, पढ़ लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। ये व्हाट्सएप ग्रुप की ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस की, जो बयान है जो किसी को बताते नहीं है, समझे ना? तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं, आप खुद देख लीजिए, बता दीजिए मुझे, आपके पास है वो व्हाट्सएप ग्रुप। उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह के बारे में बताया, क्या वो दिखाया उन्होंने कोर्ट में? हाँ, तो क्या पैम्फलेट में लिखा है इनसे की बात? कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। प्रोटेस्ट तो मेरा संवैधानिक हक है, हर नागरिक का संवैधानिक हक है। तो इसका ये तो नहीं कि हम यूएपीए में हमें अंदर करेंगे। योगेंद्र यादव ने आज कहा है अपनी इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि मैंने भी ये बात कही थी, लेकिन मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे भी अंदर होना चाहिए था। आरोप जो है सर वो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप और पैम्पलेट्स को ना डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज में महाराष्ट्र में बांटा गया, जिससे जो प्रोटेस्ट होता है उससे एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ हो जाता है। तो कौन सी एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ हुई? कौन सी बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल पूछा ना, अब बताइए कौन सी हुई? कट ऑफ हो जाती है। हो जाती हुई तो नहीं ना। और किसने कहा कि ये बात? उमर खालिद ने कही कि एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ करो। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करो और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलो, अहिंसा के आधार पे आप प्रोटेस्ट करो। तो फिर क्या आप कह रहे हो? बात मुद्दे की कीजिए। एडजर्नमेंट 27 बार कहा जा रहा है, 2 बार आपने मांग लिया। 27 बार नहीं, 7 7 बार। आप भी मतलब कि बड़ा चढ़ा के 7 को 27 न कर देना। नहीं सर, इसलिए मैं कंफर्म कर रही So हूँ। I'm from India today. So I have 2 questions. One, Minister Kiran Rijiju has been putting out some videos of Sharjil as well as Umar Khalid, stating that he was talking about removing or disconnecting Assam from the entire country. So how can parties like the Congress Party etc. फिर वही बात, I mean, support him? what Kiran Rijiju says, then proceed against him for that. We're on the Delhi riots, no? Then why are you talking about Assam? No, Is there another case there? He's put these videos out saying. Well, I that don't know he's- what these, you believe the videos that you put up that Karachi is captured, which India Today puts up. No, sir. No, and I want to know from you. Sir, No, I want to know from you. Sir, I'm telling So you. you believe all the videos that you yourself put up, your channel put up? So I'm telling you my question. I don't have to is- answer your question. Come on. So the What? other question is that. I don't want to apart answer from your Umar question. Khalid, These there kind are- of questions I need not answer. So there is Khalid Saifi and One- Gulfisha One Fatima second, also who are starting madam, this. stop this. Okay? If you have evidence, tell me now. Don't talk about what others said, what Kiran Rijiju said. I am saying that this is all false. So you believe me or no? Or you believe Kiran Rijiju? Like as a journalist, who will you believe? Do some investigation, madam. Your job is not to just put out things. Your job is to investigate. Okay? Thank you. So one question on GST. 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 Sir, now the finance minister has made an announcement for the revamp in the GST rates. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi has also stated that it is a big relief and a Diwali bonanza which is being given to the It's common because the man. elections are on, no? In Bihar, the bonanza has to be given. Right? But what impact it has on the economy, I'm very worried. Because if you bring down everything to 5%, what's going to be your revenue loss in the process? And which are the states that will be impacted? In fact, I am told that when the matter came before the GST, they never told the states as to how much revenue loss they will suffer. This is not a reform. This is again hoping to exploit the situation and get political advantage out of it. I'm very happy for the consumer. I mean, I support it. I'm happy for the consumer that he is going to have to pay less for the goods that he buys. But it has a huge economic impact. And even I believe on the tobacco and gutka, those items have been put under suspension. Right?
So therefore, they are not going to be hurt also. There also the revenue is not going to come. So I'm afraid that in this country now, politics is the basis of all decision making, whether in the area of economics, or in the area of law, or in the area of use of investigating agencies to persecute people. That's the politics of today. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.